नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग वर्तमान में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर के फिर से उपस्थित हैं। मैं आशा करूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं, बोर्ड भी अच्छे से दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। आप एक हेडिंग लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। रफ और कलम लेकर बैठिए, साथ साथ आपको सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप हाथ और दिमाग दोनों नहीं चलाएंगे, आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो आप रफ और कलम लेकर बैठिए, आप हेडिंग लगा लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक नए सवाल से। तो सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देखो सवाल लिखा हुआ है, आप इसे लगाने का प्रयास करें। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। तो जो भी आपके सवाल मिलेंगे, मैं उनके पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा आप तक अच्छे से पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि यही दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यह सवाल आपके सामने लिखा हुआ। तो मैं सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने आपको अगले प्रैक्टिस सेट में यह बताया था कि M1 D1 T1 अपन W1 जो होता है, यानी पहली बार जो काम किया जाता है, ये दूसरे के बराबर होता है M2 D2 और T2 के बराबर होता है अपन W2 के। यदि W1 और W2 की वैल्यू समान होती है, तो इस कंडीशन में मान लिया जाता है इफ अगर W1 इक्वल टू W2 हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि M1 D1 T1 जो होगा यह बराबर होगा M2 D2 T2 के बराबर होगा। बात आई समझ में। यदि कंडीशन ऐसी बने कि ये काम दोनों बार में समान हो, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो होगी ये आपस में बराबर होगी। कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, तो मैं आपको बताऊं। तो मैं इसको मिटाल दूं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका फार्मूला लिखा हुआ। तो अगर हम कह दें पहली बार मेरे पास कितने आदमी है, तो आप कहोगे 36 आदमी है। कितने मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, जो लंबी दीवार है वही काम है। तो काम को हम लोग W माने, तो W को नीचे रखेंगे। 21 दिन में कर सकते हैं, आपको 21 दिन में कितना, तो आप कहोगे 140 मीटर। अगर आपसे फिर वो अगली लाइन में कह रहा है कि यही दीवार, इसका मतलब जो काम है वो पुनः 140 ही रहेगा। उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि 140 की कोई अहमियत नहीं है, मैं इसको मिटाल दे रहा हूं। अगर वही काम है और 14 दिन में करवाता, तो आप कहोगे x आदमी लगेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी बात जो आपको बता रहा हूं वो समझो कि 140 गायब क्यों हुआ, क्योंकि वही दीवार है, इसलिए 140 से 140 कट गया। आपको ये जानना पड़ेगा। 7 त्रिक 21 और 7 दुनाई 14, 2 से काटेंगे ये 36, 18 बार कटेगा, यानी 18 दूना 36। तो x की वैल्यू 18 गुणे 3 बराबर 54। आप कहोगे 54 व्यक्ति और लगेंगे, तो ये काम समाप्त हो जाएगा। यानी 54 आदमी इस काम को करें। यदि 14 दिन में ही समाप्त करना चाहते, तो 54 आदमी लगेंगे, तब ये दीवार बनकर तैयार होगी। बात आई समझ में। तो आप इसे लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें, लगाएं। मैं अगले सवाल की तरफ चलूं, आपके सामने मैं एक और सवाल लेकर के बोर्ड पर आऊं। देखिए, एक सवाल आपके सामने अलजेब्रा का लिखा हुआ है कि यदि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर पी माइनस क्यू, बड़े ब्रैकेट में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपको दिया गया है। यह सवाल आपसे तब लगेगा जब 2-3 जनरल फार्मूले जो होते कक्षा 8 में पढ़ाए जाते, वो सब आपको आने चाहिए। जैसे सवाल अगर फार्मूले की बात में करूं, तो अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला कहूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की। अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूं, तो a माइनस बी होता और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता। ये 2-3 फार्मूले होते। और भी आप जान लीजिए, a प्लस बी का यदि होल क्यूब लिखा होता, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर होता।
ये इसी तरह अगर माइनस में आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब तो आप कहोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी के बराबर हो। तो ये 2-3 फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। अगर ये फार्मूले आते हैं तो आप सवाल लगा ले जाएंगे, कठिन सवाल नहीं है। तो इसी तरीके से ये फार्मूला यूज होगा, कुछ मैं आपको बताऊं तो। अब देखो ध्यान से, ये सवाल क्या लिखा हुआ, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। देखो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर पी माइनस क्यू बड़े ब्रैकेट के अंदर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस एक्स पी क्यू लिखा है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम हल करें तो इधर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाने का प्रयास करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है यानी पी क्यू। ये कुछ इस तरह से बनेगा। बराबर अगर हम करेंगे तो देखो बराबर में लिखा है पी माइनस क्यू। अब ये देखो ये प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलने का प्रयास करो तो आप कहोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और माइनस एक्स पी क्यू लिखा हुआ। अब आप देखिएगा तो ये देखो इससे ये पद कट जा रहा है तो अगली लाइन में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इस दोनों पदों में से मैं पी क्यू अगर कॉमन ले लूं तो आप कहोगे पी क्यू कॉमन निकालोगे तो 2 माइनस एक्स बचेगा। अब देखो यहां से ये पद कट गया, इससे ये क्यू से क्यू कट गया और फिर क्या बचा, तो आप कहोगे पी क्यू इक्वल टू पी क्यू और 2 माइनस एक्स बचा। इससे देखो ये फिर खत्म हो गया, यानी इधर एक बराबर 2 माइनस एक्स आया। अगर एक्स को इधर लेके आएंगे तो दो में से एक घटेगा तो एक एक्स की वैल्यू होगी। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप जल्दी लगाने का प्रयास कर पाएंगे। मैं 2-3 लाइन आपको समझाने का इसलिए प्रयास किया ताकि आपको बात पूरी पहुंच जाए, अब आप कर ले जाए, इसलिए हम 2-3 लाइन लिखे। वरना मुझे पहले ही दिख रहा था कि एक ब्रैकेट में p माइनस क्यू बचेगा तो ये तो पहले ही कट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर वाले पद कट जाएंगे। अब बचेगा पी क्यू, इतना पद और इतने पद से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालने का प्रयास करते और आ जाता। तो आप जितनी जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे उतना बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आप लगा पाएंगे। समझ गए ना? तो आप इसे लिखें और समझने का प्रयास करें। मैं आगे की तरफ बढ़ूं और एक और सवाल आपके सामने पेश करूं। देखो अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा। यह सवाल एवरेज का है। मैं फिर से आपको औसत की बात बताऊं तो अगली क्लास में हमने औसत के बारे में बताया था कि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर तो आपको हम बताए थे योग बटा संख्या। यदि कभी योग निकालने की बात आती है तो योग बराबर होता औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या ये हम आपको पिछली क्लास में बता रखे हैं। आज भी इसका यूज करने का प्रयास करेंगे और आप इसे समझने का प्रयास करें तो मैं आपको बता दूं। देखो 11 खिलाड़ी हैं और औसत 23 रन है। तो मैं अगर कहूं कि 11 का अगर औसत है, 11 का औसत, तो आप कहोगे जी औसत जो है वो 23 है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 11 लोगों ने कुल मिलाकर कितना रन बनाया तो आप कहोगे 11 का योग जो होगा तो योग बराबर होता औसत गुणे संख्या। तो अगर इसको हम गुणा करें तो 11 3 33 और 11 दूना 22 3 25 यानी टोटल 253 रन बनाए गए। ये 253 रन 11 खिलाड़ियों ने मिलकर के बनाया है। अब कह रहा है एक खिलाड़ी 113 रन अकेले बनाया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 का योग कहूं तो आप कहोगे जब एक खिलाड़ी निकल जाएगा इधर से तो एक खिलाड़ी का रन भी निकल जाएगा तो आप कहोगे 113 रन इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आप कहोगे ये बचेगा कितना, तो आप कहोगे 240। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी जा रहा है और एक खिलाड़ी अपना 113 रन लेके भी जाएगा तो शेष जो रन बनेंगे वो 10 लोगों ने मिलकर बनाया। तो 10 का योग ये है। अगर आप पूछा है शेष अन्य खिलाड़ियों का औसत तो शेष मेरे पास 10 बचे तो 10 का औसत जो होगा औसत बराबर योग बटा संख्या। योग 240 है और संख्या मेरे पास 10 लोग हैं। अब मैं जीरो से अगर इसको काट दूं 140, कितना बचेगा 140 जी। तो 140 अगर मैं काट दूं तो जीरो से जीरो काट दूंगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 14। अब आप देख रहे होंगे चूंकि 3 से 3 गया 0, 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया 1 यानी 140।
अब 10 का योग 140 है, तो 10 का औसत 140/10 यानी 14 रन 10 लोगों का औसत आया जो शेष बचे हुए हैं। ये बात समझ गए कि नहीं? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं कैसे बता रहा हूँ कि योग औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या करते, तो 11 का औसत 23 था, तो 11 का योग 23 गुणे 11 253। मैंने कहा 10 का योग बताओ, चूंकि एक खिलाड़ी कम कर रहे हैं तो एक का रन 113 है, तो उसको भी कम किए तो 140 है। अगर 140 आया, अब आप मुझे बताओ कि 10 का औसत पूछ रहा है, तो आप कहोगे योग बटा संख्या। योग 140 और संख्या 10 है, तो आप कहोगे 140/10, 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना? तो आप कहोगे 14। यानी जो शेष खिलाड़ी बचे उनका औसत रन कितना रहा? तो आप कहोगे 14 रन औसत रहा है। ये इस सवाल का सही जवाब है। आप इसे लगाने का प्रयास करें, कहीं भी इस तरह से सवाल मिले तो उनको आप जरूर टच करें। समझ गए ना? तो मैं आगे बढ़ूं, इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। मैं दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लेके आ रहा हूं, आप इसे लिखें, थोड़ा जल्दी करें। एक और सवाल हमने लिख दिया है जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। उसी के आधार पर आपको साधारण ब्याज निकालने की बात कही जा रही है। आप सवाल को पढ़ें और लगाने का प्रयास करें। सवाल क्या लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा गया है। जो सवाल आपको दे रखा है उसे आप ध्यान से पढ़ें और उसे लगाने का प्रयास करें। यदि हम आपसे बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, तो आप कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वो आपका 10% है और समय कितना है? तो आप कहोगे समय जो है वो 2 वर्ष है। तो 10% ब्याज का मतलब क्या होता है कि एक साल में 10% आपको राशि पर ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल है तो चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि प्रत्येक साल मूलधन पे भी लगता है और प्राप्त ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसलिए कितना परसेंट हो जाता है आपको ये समझना है। मैं जो सिंपल भाषा में बताऊं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन पे भी लगता है और प्राप्त ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर मैं साधारण की बात करूं तो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल समान लगता है। यानी एक साल 10% लगा तो अगले साल भी 10% लगेगा। तो आप अब हम आपको बता दें कि इसको पहले इकट्ठा कर लो कि 2 साल का ब्याज हुआ कितना। तो आप कहोगे पहले साल 10% लगेगा और दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन बात यह है दूसरे साल 10% उस पे भी लगेगा जो पहले वाला 10% प्राप्त हुआ है। तो आप कहोगे प्लस जो होगा वो 10% पहले लगा था, इसका 10% और लगेगा, यानी 10/100। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 1% ब्याज और आपको मिल के आएगी। यानी 2 साल में 10% पहले लगा और 10% फिर लगा, यानी 2 साल में 20% तो साधारण हो गया और 10% जो ब्याज प्राप्त हुई थी उससे भी 1% आपका निकल के आया। यानी 10% और ये और 10 ये, और कहोगे 1% और मिलेगा जो एक साल में ब्याज मिली। तो कुल मिला के 2 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो आप कहोगे 21% मिलेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ब्याज इकट्ठा करने वाली जो बात है उसको आप समझने का प्रयास करें। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा 21% निकल करके आएगा। अब ये कह रहा है उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर आधा होने पर, यानी साधारण ब्याज दर अगर हम कहें तो आप कहोगे साधारण ब्याज दर जो मेरे पास है वो दर का आधा हो गया, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया? तो आप कहोगे 5%। और समय कितना हो गया? लेकिन समय कह रहा है दुगना हो गया, पहले 2 वर्ष था तो अब ये समय 4 वर्ष हो गया। यानी अगर मैं साधारण ब्याज दर बताऊं कि 4 साल का कितना हुआ साधारण ब्याज, तो आप कहोगे 4 साल का जो हुआ, एक साल में 5% तो 4 साल में 20%। चूंकि 5 चौक 20, चूंकि बात यह है कि साधारण ब्याज जो होती है वो प्रत्येक वर्ष समान लगती है। एक साल 5% तो फिर अगले साल 5%, फिर अगले साल 5% और चौथे साल भी 5%, यानी टोटल 20%। अब आपको यहां से ये बात समझनी चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है, यानी 21% की वैल्यू दे रखी, तो हमको साधारण ब्याज पूछा यानी 20% की वैल्यू पूछी गई। तो आपसे कह सकते हैं कि 21% की वैल्यू 525 रुपए है,
तो मैं कह दूं 1% की वैल्यू क्या होगी, मैं 21 से काट दूं, 21 दूना 42, 21 पंचे 105। देखो 21 दूना 42, 10 बचा, 105 हो गया, 21 पंचे 105। 1% की वैल्यू 25 आई। मुझे साधारण ब्याज पूछा यानी 20% की वैल्यू, मैं इधर 20 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी 20 से गुणा करूंगा। तो आप कहोगे कि 25 गुणे 20, 25 दूना 50 और एक जीरो हो, यानी 500 रुपए ब्याज मिलेगा। कौन सी? तो आप कहोगे साधारण ब्याज 500 मिलेगा। बात आई समझ में? बस इसकी बात ये थी कि ये 21 वाला आपको समझ आ जाए तो सारी बात आपको समझ आ जाएंगी। बात आई समझ? बाकी मैं बड़ा नहीं लगा रहा हूं, मैं छोटा लगा रहा हूं, बस मैं पूरी बात लिख भी दे रहा हूं साथ साथ, इसलिए लगता होगा आपको कि मैं बड़ा लगा रहा हूं। बात आई समझ? तो आप इसे लिखे, मैं एक सवाल और लिख रहा हूं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप इसे जल्दी करें, लगाएं और प्रैक्टिस भी करें। देखिए एक सवाल आपके सामने डिस्काउंट का फिर से उपस्थित है, आप इसे अटेंड करें और इसे लगाने का प्रयास करें। देखो सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदी होती तो उसे 125 रुपए कम मिलते। आपसे पूछा घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप बताओ मुझे कि अगर कोई बंदा 10% छूट पे पहले खरीदता, दोबारा 20% छूट पे खरीदता, तो आप कहोगे जी अब उसको 10% का मुनाफा हो रहा है, यानी 10% उसके बच जा रहे हैं। और जो बच जा रहे हैं, अंकित मूल्य 100% होता तो आप कहोगे 10% उसके बच जा रहे हैं, और जो बच जा रहे हैं वो 125 की वैल्यू है, तो आप कहोगे 10% 125 की वैल्यू, मैं इधर जीरो बढ़ा दूं तो 100%, आप इधर भी जीरो बढ़ा दोगे तो 1250 रुपए। बात आई समझ में? तो ये छोटा सा सवाल था, बहुत बड़ा नहीं था, आप इसे लगाएं। इस तरह सवाल और भी हम आपको लेते आएंगे। अब मैं हर कोशिश करूंगा कि हर टाइप के सवाल, हर टॉपिक से आपके रिलेटेड सवाल मिलते रहें, ताकि ये हो सके कि आप हर टॉपिक से अटैच होते रहें। बात आई समझ? तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा, अगली बातें फिर अगले क्लास में होंगी, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोग अगली बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, खुश रहें और मस्त रहें।